The safety, honor and welfare of your country comes first. Your own ease and comfort will come last. You are charged with Indian Army Act Section 41, waging war against the king. Fire! रात दिन अपने सीने विच वजदी आजादी दे राग नूं बंद कर ला। सब तो पहला मैं हिंदुस्तानी हाँ। राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हैं हमारे साथ जाने माने चित्रकार, लेखक और फिल्म विचारक प्रमोद सिंह। प्रमोद सिंह, लेखक, चित्रकार और फिल्मकार प्रमोद सिंह का जन्म 3 अगस्त 1961 को राउरकेला में हुआ। अपनी शुरुआती पढ़ाई राउरकेला में ही करने के बाद प्रमोद सिंह एशिया का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां से उन्होंने हिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। चित्रकला, लेखन, नाटक और फिल्मों की तरफ पहले से ही रहे रुझान ने प्रमोद सिंह को इसी क्षेत्र में सुखी कैसे हों की तकलीफदेह तलाश में झोंक दिया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की छात्र पत्रिका समकालीन अभिव्यक्ति में निरंतर लेखन, साज सज्जा और चित्रांकन करते हुए प्रमोद सिंह उस दौर के चर्चित नाट्य दल दस्ता के साथ नाटकों में अभिनय और गायन में संतोष पाते रहे, जहां उनके दोस्त तिग्मांशु धूलिया भी अपने गिटार के साथ नई स्वर लहरियां बिखेरते रहे। करीब 25 वर्षों से मुंबई में रहकर लेखन, फिल्म चिंतन और डिजाइन के विविध कामों को अंजाम देने से पहले प्रमोद सिंह का समय यूरोप के कुछ देशों में गुजरा। इटली के मिलान शहर से प्रमोद सिंह ने सिनेमेटोग्राफी और विजुअल आर्ट की बारीकियां सीखी। सईद अख्तर मिर्जा, सुधीर मिश्रा, परेश कामदार और अनूप सिंह की फिल्मों और टीवी धारावाहिकों के क्लोज एसोसिएट रहे प्रमोद सिंह भारत के फिल्म सोसाइटी आंदोलन से तो गहरे जुड़े रहे ही हैं, विश्व सिनेमा को भी ढंग से देखते और विचारते हैं। नहीं तो क्या, तू पैसे नहीं देगा गुरु? नहीं देगा, नहीं देगा गुरु, नहीं देगा। तेरे को भारी पड़ेगा बोल रहा हूं मैं। गुप्ता जी, गुप्ता जी, ले ले मेरे बाप 10 रुपए और पी के मर जा। क्या है? टाइम क्या हो गया? हाँ? टाइम क्या हो गया? टाइम? भीड़ के बीच अपनी विशिष्टता की रक्षा करते हुए प्रमोद सिंह एक सनक की हद तक चूजी रहते हैं, और यही वजह है कि बीच बीच में वो ऐसे लंबे दौरों से गुजरते हैं जब कुछ भी न करते हुए वो सिर्फ किताबें पढ़ते हैं, जो उन्हें अपने सांसारिक दृष्टिकोण को दुरुस्त रखने में मदद करती हैं। राज्यसभा टीवी की फिल्म रागदेश उनका नवीनतम लेखकीय योगदान है। रागदेश के बहाने ये कोशिश है प्रमोद सिंह के लेखन और रचना संसार में झांकने की। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। अगर आप भारतीय सिनेमा की अब तक की 100 वर्षों की यात्रा पर जब नज़र डालते हैं
तो क्या शिकायतें आपको मिलती हैं कि वो सिनेमा वैसा क्यों नहीं बन पा रहा है जैसा आप सोचते हैं कि उसे लोगों के जीवन की किसी कॉर्ड को छूना चाहिए? उसमें क्या मुख्य समस्या आपको दिखाई देती है? ये काफ़ी पेचीदा सवाल है और इसके बारे में सीधे आसान तरीके से बात करना शायद थोड़ा मुश्किल होगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ वो हिंदी साहित्य की भी थोड़ी दिक्कत की दुनिया है कि समाज के भीतर जो डायनामिज्म है और नए नए अनुभव बदलते समय के साथ जिन नाटकीयताओं में समाज को इन्फ्लुएंस करते रहें, उसको उस गहराई, जिम्मेदारी और नाटकीयता में देखने का सलीका, तहजीब ना साहित्य ने बहुत अख्तियार किया। और सिनेमा की दुनिया तो थोड़ा काफ़ी सीमित है और बने बनाए तरीके से हम कहानियों को प्रोसेस करते रहे हैं। और सिनेमा चूंकि पैसे की दुनिया है, काफ़ी सारा उसमें पैसा इंगेज रहता है, तो हमने वैसी बहुत महत्वाकांक्षाएं पाली भी नहीं। कभी कभी मौके बने दिलचस्प कहानियों को कहने के, तो कुछ दिलचस्प कहानियां कही गई हैं, लेकिन वो भारतीय समाज की किस्सा गोई महत्वाकांक्षी तरीके से कही जाए, उस तरह का रूटेडनेस हिंदी सिनेमा में तो नहीं है। रीजनल सिनेमा में कहीं कहीं उसके अच्छे नमूने देखने को मिलते हैं। हिंदी सिनेमा में उस तरह का रूटेडनेस ऑलमोस्ट अनुपस्थित है। ऐसा सब कुछ क्यों है? ये तो एक बहुत पेचीदा सवाल है और इस पर शायद बहुत विस्तार से बात हो सकती है। हो सकता है इस बातचीत के दौरान वो भी बिंदु सामने आए। लेकिन इन 100 वर्षों में आपके देखे हुए सिनेमा में वो कौन से ऐसे लोग और वो कौन से ऐसी फिल्मों के नाम अचानक दिमाग में सोचने पर कौंधते हैं कि उस धारा को अगर हम आगे बढ़ाते, उस धारा के फिल्मकार अगर एक कंसिस्टेंसी से फिल्में बनाते रहते, तो वो वाला काम करता है कि जब लोगों की ज़िंदगियों को छूने का काम करता। मेरे ख्याल में आज़ादी के बाद जहाँ तक हिंदी सिनेमा की बात है, उसका समाज के साथ रियल टर्म्स में कनेक्शन होने की बजाय मोस्टली व्यावसायिक बुनावट वाला संबंध रहा है। समाज के सवाल क्या हैं कि उसने एक कल्पना की और बाजार और उस कल्पना के मेल से कुछ कुछ फिल्में बनती रही हैं। आप जिस सवाल या जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, वो दुनिया मोस्टली रीजनल सिनेमा ने टैकल किया है। कभी कभी अच्छे तरीके से किया है, कभी कभी उतने अच्छे तरीके से नहीं किया है। लेकिन हिंदी सिनेमा का संसार, मैं कहूँगा 80% से भी ज़्यादा उस रूटेडनेस में कभी रिस्पॉन्सिबली उसका हिस्सा वो रहा नहीं है। उसने समाज को जानने की, समाज के पड़ताल की वैसी जिम्मेदार कोशिश उस तरह से की नहीं है। वो हिंदी सिनेमा के इतिहास का किस्सा नहीं है। मेरी बात से बहुत सारे लोग दुखी हो सकते हैं, नाराज हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है भारतीय समाज की जो जटिल बुनावट है, नाटकीय किस्सा गोई है, उसको हिंदी सिनेमा ने ऑलमोस्ट क्लेम नहीं किया है। वो काम अभी भी ढंग से होना बाकी है। हम उम्मीद करें आने वाले समयों में जो थोड़ी बहुत कोशिशें हुई हैं वो अच्छे तरीके से बनेंगी। लेकिन हम अगर याद करें कि कोई फिल्म मेकर या कोई लीक जिस पे हम चलते हुए उस दुनिया की अच्छी पड़ताल कर सके होते,
तो मेरे जेहन में ऐसा कोई नाम है नहीं सचमुच में। जब हम इंडियन सिनेमा कहते हैं तो उसमें रीजनल सिनेमा अपने आप हम उसे अलग कर देते हैं, एक जाने अनजाने उसे हम रीजनल कहते हैं और बचे हुए सिनेमा को हम इंडियन सिनेमा इसलिए कहना चाहते हैं। कि हिंदी सिनेमा की पहचान, उसका पैसा, उसकी हस्ती, उसका ग्लैमर के बरक्स रीजनल सिनेमा की पहचान कुछ भी नहीं है। और हम चूंकि गरीब समाज के लोग हैं, हमारे समाज में पैसा बहुत मायने रखता है, तो हमने हमेशा, जैसे वो खेलों की दुनिया में है, क्रिकेट के सामने दूसरे खेल जैसे बौने हैं, तो हिंदी सिनेमा की दुनिया के आगे रीजनल सिनेमा भले उसमें बाज मर्तबा बड़े लाजवाब काम हुए हैं, लेकिन हमें उनकी याद रहती नहीं, हम उनको उतनी इज्जत नहीं देते, हमारे नेशनल मेमोरी में उनकी वैसी हाजिरी नहीं। क्या इसकी वजह ये हो सकती है कि हिंदी इलाका अपने आप में बहुत ही विविधताओं से भरा हुआ है? जब आप रीजनल सिनेमा कहते हैं तो चाहे वो मराठी हो, वो तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो या बंगला हो या फिर उड़िया और असमिया भी हो, वो अपनी एक जातीय पहचान, जातीय स्मृति, उनके बिंबों, उनकी कहानियों से मिलकर बनता है, जहाँ एक भाषा कनेक्ट बना रही होती है। लेकिन जब आप हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी के भी इतने विविध रूप हैं और उसकी संवेदना और उसका जो सामाजिक गठन है उसमें भी इतनी भिन्नताएं हैं कि अगर कोई एक मानकीकृत हिंदी सिनेमा जैसी चीज़ कोई बनाने चलता है तो उसके सामने ये चुनौती होती है कि वो हिंदी के इन सभी रूपों, इन सभी अभिव्यक्तियों को एक ही चीज़ में समेटने की कोशिश करे। जब आप इस पर सोचते हैं तो क्या फिर वही हिंदी साहित्य के साथ होने वाली समस्या के साथ जोड़कर देखते हैं, या फिर व्यवसाय की समस्या, या फिर ओवरऑल एक गैर जिम्मेदाराना एक मीडियम को बरतने का? उसके तीन पहलू हैं। एक तो आज़ादी के पहले जो हिंदी सिनेमा की बुनावट थी, मुझे ठीक से वो सन याद नहीं, जब कलकत्ता में मोस्टली हिंदी फिल्में बनती थीं तो उस पे बंगाली पने की और देश की आज़ादी के कॉन्टेक्स्ट में हमारी दुनिया के सिनेमा में जो भी जैसी पहचान बनी उसके कॉन्टेक्स्ट में एक तरीके से बंगालियत की छाप में हमने एक सिनेमा खड़ा करने की कोशिश की, वो हुई। उसके बाद जैसे ही हम बम्बई की तरफ आते हैं, और बम्बई वो जगह, वो शहर और वो जगह बनती है जहाँ हिंदी फिल्में मास तरीके से प्रोड्यूस हो रही हैं, तो उसमें अब पंजाबियत की भारी उपस्थिति है। डायरेक्टर्स पंजाबी हैं, म्यूजिक डायरेक्टर्स काफ़ी सारे पंजाबी हैं, और उस पे उस पंजाबी पने का अच्छा असर है जो आने वाले काफ़ी दशकों में बनी रहती है। जिस हिंदी की आप बात कर रहे हैं वो बहुत हद तक जो हिंदी के साहित्यिक संसार वाली हिंदी है, उस हिंदी की आज़ादी के बाद, आज़ादी के पहले कुछ हिंदी साहित्य से जुड़े लोगों का हिंदी सिनेमा से संबंध रहा है। अमृतलाल नागर थे, प्रेमचंद ने भी कुछ लिखाई की, उर्दू के और भी नाम है, मंटो, इस्मत चुगताई, इन लोगों की जो उपस्थिति थी, उस हिंदी का आज़ादी के बाद के हिंदी सिनेमा से बहुत कोई संबंध रहा नहीं। और वो हिंदी कायदे से हम कहें सिनेमा में अगर उसका एक्सप्लोरेशन होना था, जिस हिंदी की आप बात कर रहे हैं, तो वाजिब तरीके से शायद वो रीजनल सिनेमा की दुनिया बनती। जिस हिंदी सिनेमा को आप और हम पहचान रहे हैं, जिसके साथ हम बड़े हुए, उसका हिंदी साहित्य वाली दुनिया से बहुत संबंध नहीं। और क्यों नहीं है, फिर वो एक अलग पड़ताल का विषय। इसमें क्या जो हिंदी समाज का जो नैतिक गठन है, मतलब नैतिकता के जो उसके मापदंड हैं, वो भी इसमें कहीं कोई भूमिका अदा करता है, जिसमें जल्दबाजी में आपको अच्छे और बुरे और ब्लैक और वाइट
में कैरेक्टर्स को और कहानी को कहने की कोई जल्दबाजी होती है? अब देखिए, सिनेमा जो है वो काफ़ी जिस तरह का असिमिलेटिंग और पॉपुलर कला माध्यम है, उसमें लोग कैसे काम करें, किस तरह की कहानियों पे काम करें और समाज में क्या फिल्में पॉपुलर हों, किस तरह का अप्रिसिएशन उसके गिर्द बने, समाज की नैतिकता के साथ साथ उसकी शिक्षा, उसकी इमोशनल ज़रूरत, किन चीज़ों में वो अपने सपने देखने की यात्राएं करता है, बहुत सारी बातें मैटर करती हैं, इन्वॉल्व होती हैं। तो हिंदी सिनेमा का जो दर्शक है, और हम इस बात को ना भूलें, जिस समाज में बड़े स्तर पे थिएटर की कला की प्रदर्शनियों की, क्लासिकल म्यूजिक के बड़े स्तर पे समाज के साथ संगति बनने की, कला के वो जो सारे महत्वपूर्ण एलिमेंट्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, उसका इस तरह से जैसे हिंदी सिनेमा का है, ब्रॉडर सोशल इंटरेक्शन समाज के साथ है नहीं। और हिंदी सिनेमा हमेशा से एक ग्लैमर की और पैसे की स्वतंत्र जो दुनिया बन गया, और बड़े स्तर पे शहर के काम करने वाले लोगों से लेकर लोअर मिडिल क्लास के लोगों का या गांव देहात के लोगों का एंटरटेनमेंट का जो इकलौता माध्यम बना, तो उसकी भी अपने तरह से एक सीमा बनी, और उस सीमा में गहरे कलात्मक पड़तालों की अदरवाइज भी ऐसी कोई बड़ी ज़रूरत नहीं बनी। और हमने कभी उसको इस तरह से कन्फ्रंट नहीं किया कि हमारे फिल्मों में कोई दिक्कत क्या है, हम इसे करेक्ट करने की और दूसरी कोशिश किस तरह से कर सकते हैं। हमारे लिए कभी वो बड़ा मसला था नहीं, और बीच बीच में एंटरटेनमेंट की अच्छी फिल्में बनती रहीं। आप जैसे शोले जैसी फिल्म को देखिए, जो अपने समय में माइलस्टोन रही होगी 75 के आसपास। कायदे से देखिए, मैं सिनेमा के गंभीर पड़ताल के एक नमूने के बतौर उसे देखूं तो जैसे शायद सत्यजीत राय साहब ने भी कभी कहा था कि वो बच्चों की अच्छी एंटरटेनिंग फिल्म है वो। अब ये सिनेमा को देखने का एक तरीका है, बहुत सारे लोग फिर उससे बहुत सहमत नहीं होंगे। बहुत सारे लोग, सच बात है कि सहमत नहीं होंगे, क्योंकि जब हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि जो हिंदी में जो सिनेमा बन रहा है उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है, तो बहुत सारे लोग गिनाने के लिए आपके सामने खड़े हो जाएंगे और उसमें तरह तरह की धाराओं में से कुछ टुकड़े चुनकर आपको बता देंगे कि नहीं, सब कुछ यहाँ अंधेरा नहीं है, बल्कि बहुत कुछ अच्छा काम भी हुआ है, बस देखने के नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है। लेकिन जब आप विश्व सिनेमा के बरक्स अपने सिनेमा को रख कर देखते हैं, चाहे वो हॉलीवुड में बन रहा सिनेमा हो या फिर दुनिया भर के दूसरे देशों में बन रहे, इन सारे फिल्मों पर आपकी काफ़ी गहरी नज़र रहती है, और आप एक अध्येता के रूप में भी और एक जिज्ञासु के रूप में भी इन फिल्मों को लंबे समय से देखते आए हैं। तो जब आप इन दुनिया भर में बन रही फिल्मों के सामने इसको रखते हैं, तो क्या ये सचमुच ऐसी हास्यास्पद हमारी फिल्मों का जो पूरा ख़जाना है जिसमें हम कहेंगे ये तो हिंदी फिल्म, अरे हिंदी फिल्म की तरह म्यूज़िक, अरे हिंदी फिल्म की तरह ड्रामा, हिंदी फिल्म की तरह, क्या तुम हिंदी फिल्म वाली बात कर रहे हो? क्या हम लोगों की फिल्में क्या इतनी हल्के में हंसी में उड़ाई जा सकने वाली फिल्म है, अगर आप विश्व सिनेमा की रोशनी में इसको देखें तो? देखिए, विश्व सिनेमा में तैयार की गई अच्छी फिल्में और उनका जो वैविध्यपूर्ण संसार है, उसका स्पेक्ट्रम काफ़ी बड़ा है। हॉलीवुड में 40 के दशक में पॉपुलर फिल्में
इस खूबसूरती से बनती रही हैं, जिसको हम आज इतने लंबे अरसे बाद देखें आज भी लाजवाब होते हैं। बिली वाइल्डर की फिल्में, हावर्ड हॉक्स की फिल्में, बहुत सारी फिल्में इतने लंबे समय के बाद। हिंदुस्तान में क्या है, सिनेमा की फॉर्म की खूबसूरती के बहुत सारे एलिमेंट्स हमने भी हासिल किए। उसका अप्रिसिएशन हिंदी सिनेमा के पॉपुलर जानर में भी रहा। राज कपूर की भी शुरू की फिल्मों में एक खास तरह का पैशन है, विजुअल। उसकी कहानी स्टोरी टेलिंग में मैं नहीं जाऊंगा ना, वो आवारा हो, श्री 420 हो, उसमें एक हाई है। गुरुदत्त की फिल्मों में भी है। गुरुदत्त की फिल्मों में एक खास तरह की करुणा भी है, जो समाज के हारे हुए लोगों और समाज के पीटे हुए सपनों की तकलीफ को हम तक ठीक से कन्वे करती है। सिनेमा का विहंगम होना, विश्व सिनेमा के कॉन्टेक्स्ट में जो आप बात कह रहे हैं, विहंगम होना और उसकी लंबी यात्रा पे संजीदगी से साथ निकल चलना, वो शायद, चूंकि हमारा सिनेमा कभी ऐसा महत्वाकांक्षी नहीं हुआ, हम गरीब मुल्क रहे हैं, और थोड़े हासिल से ताली बजवाकर सुखी होने की शायद और खुश हो लेने की हमारी थोड़ी मानसिक गुनावट भी रही है, तो हम वैसे महत्वाकांक्षी नहीं हुए। अदरवाइज विजय आनंद की भी कुछ फिल्में जो हैं, गाइड जैसी फिल्में, ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्में, वो एक बेसिक स्टोरी टेलिंग में इमोशनली हमको अपनी सीमाओं में पहले भी खुश करती रही हैं। आज भी इतने लंबे अरसे के बाद अभी भी मेरे जैसा टेढ़ी मेढ़ी फिल्मी दुनियाओं की टहल करने वाला आदमी आनंद देख के अभी भी खुश हो लेता है। गुलजार की पहली फिल्म मेरे अपने देख के अभी भी खुश हो लेता है। लेकिन अगर दुनिया के सिनेमा की विहंगम यात्राओं के संदर्भ में हम हिंदी सिनेमा की बात करें, तो हम कभी वैसे महत्वाकांक्षी रहे नहीं। एक रीगर 2000 के बाद और एक बौद्धिकता शायद धीरे धीरे हिंदुस्तानी सिनेमा, हिंदी सिनेमा मैं नहीं कहूँगा, वो थोड़ा घुसना शुरू हुई है। जैसे तन्मय की फिल्म जो है कोर्ट, मराठी फिल्म, उसको देखते हुए आप खुश होते हैं। चैतन्य तमाने की, सॉरी, तो उसकी जो बुनावट है, उसमें जो मेहनत है और उसमें जो एक जिम्मेदारी से उस मीडियम को अपने तरह की गुफ्तगू में इस्तेमाल करने का कौशल है, वो शायद दुनिया के अच्छे सिनेमा की होड़ में खड़ा हमारी तरह का अच्छा अचीवमेंट, हमारी तरफ से अच्छा अचीवमेंट मैं ऐसे कहूँगा। अदरवाइज तो हमने मानी पाथेर पंचाली के समय में भी उस के जगमग संसार को देख के आप तब भी आह्लादित हुए थे। उसके बाद राय ने भी काफ़ी अच्छी फिल्में बनाई, कुछ खराब फिल्में भी बनाई, लेकिन अच्छी फिल्मों की फहरिस्त भी कम नहीं है। तो हम करते रहे हैं। हमारे यहाँ वो बड़ी संपदा और एक कंटिन्यूअस रीगर का काम कभी नहीं बना, वो अफसोस की बात। हम उम्मीद करें कि बदले हुए समय में, जब अब माध्यम इतना महंगा नहीं रहा और पॉपुलर सिनेमा के पड़ोस में एक मीनिंगफुल सिनेमा के खड़े होने की थोड़ी जगह बनी है, ऐसे नौजवान लोग और ऐसा सिनेमा अपनी थोड़ी थोड़ी जगह बनाएगा। और चूंकि दुनिया में एक्सपोजर अब रोज की चीज़ है और दुनिया के सिनेमा के बरक्स आप अपने सिनेमा को रोज रोज असेस करते हो, तो शायद हम थोड़ी बेहतर तैयारियों के साथ अच्छा काम करने की मानसिकता बनाएं, कुछ अच्छी फिल्में भी बनाएं। जब आप कहते हैं कि उम्मीद की जाए कि चीज़ें इस दिशा में ठीक होंगी, तो क्या सचमुच उसके लिए कोई सचेत और संगठित
क्या प्रयास दिखाई देता है कि पहली तो किसी चीज़ को ठीक करने से पहले इस बात को स्वीकार करना ज़रूरी होगा कि कुछ गड़बड़ी है। जबकि हम लोग एक ऐसे विशेष साइकिल में ही ज़्यादा घूमते आए, चाहे वो प्रकाश मेहरा, मनमोहन देसाई का जो पॉपुलर जॉनर है उसमें दर्शक जैसा देखना चाहता है हम वैसा दिखा रहे हैं, या फिर हम अगर कुछ नया करेंगे तो दर्शक उसके लिए तैयार नहीं है, वो बार बार दर्शक के ऊपर जब थोपा जाता है। तो क्या सचमुच दर्शक के भी सौंदर्य बोध में या उसके अपेक्षाओं में कहीं कोई एक सीमित दुनिया मौजूद है? क्या इस तरफ भी सोचे जाने की ज़रूरत है दर्शक की दृष्टि से? दुनिया में काफ़ी तोड़फोड़ आजकल अब रोज़ होती है। आप जिस कॉन्टेक्स्ट की और जिस कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, शायद डेविड धवन के बाद ऐसा कोई फिल्म मेकर नहीं है जिसके साथ पॉपुलर ऐसे स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस बड़े सामाजिक स्तर पे जुड़ा हुआ अब हमें दिखता है। समाज वाइडर प्लेटफॉर्म के बतौर अभी काफ़ी टूट फूट का शिकार है। राजनीतिक खेमेबाजियां हैं। समाज का व्यापक धरातल उस रूप में, जिस रूप में हम शायद ग्लोबलाइजेशन के पहले रोज़ बरोज़ के जीवन में और सामाजिकताओं में एक्सपीरियंस करते थे, वो अब उस तरह से है नहीं। तो लोगों का काम है, मीडियम के एक्सप्लोरेशंस हैं, और वो बहुत हद तक लोगों की निजी कलात्मक यात्राएं होंगी जिसका समाज के कुछ तबकों के साथ संबंध बनेगा। तो उस लिहाज से पहले सामाजिकता के जैसे बड़े दबाव थे, मैं जिस डेविड धवन वाले समय की याद कर रहा हूँ, अब वैसा है नहीं। निश दुनिया में लोग अगर दिलचस्पी रखते हैं, एक्सप्लोरेशन करना चाहेंगे, उनको काम करने का मौका मिलेगा, वो करेंगे। और इससे ज़्यादा उसके बारे में दावे के साथ कुछ कहना थोड़ा वाजिब नहीं होगा ना। और तब यहाँ पर उस सिनेमा की बात भी करना शायद ज़रूरी होगा जो इस पॉपुलर आर्गूमेंट से बाहर निकलकर कुछ सिनेमा में एक नया करने की जो कोशिश हुई। मैं उसको पैरेलल सिनेमा या न्यू वेव सिनेमा या नया सिनेमा या मीनिंगफुल सिनेमा या सार्थक सिनेमा के उस कोट एंड कोट कैननाइजेशन में नहीं जाना चाह रहा हूँ, लेकिन ये तो सच है कि इन्हीं 100 वर्षों में ऐसे भी प्रयोग हुए, चाहे वो संत तुकाराम से शुरू हो सकता है वो, और अभी शिप ऑफ थीसियस तक आ सकता है, जिसमें सिनेमा को अगर रॉबर्ट ब्रेसॉ के शब्दों में कहें, जो वो कहते थे कि ज़्यादातर सिनेमा हम लोगों के यहाँ केंड थिएटर है, और इस तरह से सिनेमा के पोटेंशियल को थिएटर शूट करने में एक लिमिटेड उसकी भूमिका सीमित करके और ख़त्म कर दिया गया है। तो ये जो केंड थिएटर का जो बिल्ला जो चिपका है ज़्यादातर सिनेमा के ऊपर, उससे जो निकलने की जो कोशिशें हैं उसको आप कैसे देखते हैं, जिसमें आपको इस नई कोशिशों पर नज़र डालकर जब आप देखते हैं? तो हिंदी का सिनेमा इस शायद बंगाल में भी और हिंदुस्तान में भी राय पहली मर्तबा स्टूडियो से बाहर अपनी फिल्म की शूट के लिए निकले थे। पाथेर पंचाली शायद उसकी शुरुआत। अदरवाइज बहुत लंबे समय तक और आज भी वो जो कैंट थिएटर का सेंस है सिनेमा का, उससे हमारा सिनेमा बहुत मुक्त हुआ नहीं। लेकिन ये जो अब दुनिया बदल गई है, समाज बदल गया है, और समाज के गुफ्तगू के बहुत सारे तरीके बदल गए हैं। उसके अच्छे पहलू हैं, बुरे पहलू हैं। अच्छे पहलू सिनेमा के लिहाज से हमारे लिए ये है कि हर चीज़ एक ख़ास तरीके से कंज्यूम हो का जो ब्रैकेटिंग पहले थी,
उससे बहुत सारे लोग स्वतंत्र रूप से भी अब काम कर सकने की स्थिति में है, और वो काम ऐसा कर सकने वाले लोगों के लिए ये दिलचस्प चैलेंज है कि वो जो पहले के सिनेमाओं ने नहीं किया, कि समाज की पड़ताल, जीवन की पड़ताल, समय की पड़ताल की एक लंबी यात्रा, वो अलग अलग सूरतों में, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग एक्सेसिबिलिटी की समझ के साथ और महत्वाकांक्षी तरीके से कर सकें। अब ये आज पॉसिबल है। ये 20 साल पहले हम इसकी बात करते, और अगर सवाल को और उसके जवाब को हम इस तरह से उसके बाबत बात करते तो हमारी खुद की भी समझ में नहीं आता, लेकिन आज ये संभव है। तो सवाल ये है कि इस पड़ताल को, इस यात्रा को, उसके जोखिम, उसके एडवेंचर को सॉर्ट आउट करना, ट्राई करना, कितने लोगों के लिए वो जरूरत, असल जरूरत बनती है कि हम सिनेमा के पारंपरिक बुनावट में, उसके पारंपरिक कंजम्पशन की अंडरस्टैंडिंग में ही उसके साथ कुछ कुछ बनाते रहें, या नए समय ने, नए प्लेटफॉर्म ने, नए समय और नए सोशल चैलेंजेस ने जो हमको एक प्रोवोकेशन दिया है, उसमें हम इस बड़ी जोखिम भरी यात्रा की कोशिश भी करें ना। वो मुझे लगता है बहुत एक्साइटिंग मसला है, और लोग शायद करेंगे, देर सवेर करेंगे। मैं तो कम से कम सोच के इस बात से बहुत खुश होता हूँ कि न वो इतना मुश्किल है अब, और बावजूद उसके कि हमारे समाज में राजनीतिक वजहों से, पॉलिटिकल खेमेबंदी से, खास तरह की मूढ़ता, जड़ता, आपसी द्वेष का भाव बहुत सारा इंटेंसिफाई हुआ है, उसके बावजूद कला की भूख और समाज को समझने की भूख हमको प्रेरित जरूर करेगी कि हम नए तरह के चैलेंजेस में नए तरह के सिनेमाई एक्सप्लोरेशन करें। ये तो बात हुई जो मौजूदा बदलाव और जो चुनौतियां हैं उसको रेसिप्रोकेट करने के बारे में आपकी आशा या आपका सुझाव, ये तो एक बात हुई। मेरा इशारा अभी जहाँ पिछले सवाल की तरफ इस पर था कि जो कोशिशें कुछ नया करने की हुई, जिसमें से बहुत से लोगों ने उन कोशिशों पर ही सवालिया निशान लगाया, कुछ उसको विश्व सिनेमा के कुछ मास्टरपीसेस का भोंडा अनुकरण मानते हैं, और कुछ उसको भारतीय दर्शकों के मनोजगत के बिल्कुल विपरीत मानते हैं, जिसमें प्रोफेसर कृष्ण कुमार का एक बयान था कि ये सिनेमा एक ऐसी बेघर बार की पुकार जैसी चीज़ बनकर रह जाती है कि सिनेमा से जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको दुनिया काफ़ी भयावह दिखाई देती है, और यथार्थ का कुछ इस तरह का चित्रण जिसमें आपको लगता है कि अपने घर में ही रहकर आप अधिक सुरक्षित रह सकते हैं, क्योंकि बाहर दुनिया बहुत निर्मम और भयावह है। ये यथार्थवादी सिनेमा की धारा के बारे में की गई अगर एक कोई विचारणीय टिप्पणी हो तो इस पर आप कैसे रिएक्ट करेंगे? मैं उसको ऐसे कहूँगा कि आमतौर पे समाज की ही तरह फिल्म मेकर भी बहुत असुरक्षित जीव है। हमारे यहाँ कुछ दिलचस्प फिल्में बनती हैं, उन दिलचस्प फिल्मों के साथ फिल्म मेकर की एक यात्रा शुरू हो, जैसा आमतौर पे हो नहीं पाता। वो एक अच्छी फिल्म बनाता है, दूसरी अच्छी फिल्म बनाता है, और तीसरी फिल्म के साथ उसकी बेचैनी शुरू हो जाती है कि उसे किसी बड़ी स्टूडियो की छतरी मिले, उसकी फिल्म के लिए कुछ बड़े स्टार मिल जाएं,
और आम तौर पे तथाकथित बॉक्स ऑफिस में लोकप्रिय पहचान वाले एक फिल्म मेकर के बतौर उसकी जिंदगी असुरक्षाओं से परे चैन से गुजर सके। तो ये जो कैच है ना, हम एक अच्छी फिल्म बनाते हैं, दूसरी भी अच्छी फिल्म बना लेते हैं, तीसरी फिल्म के बाद से हम बड़ा स्टूडियो खोजने लगते हैं। तो एक तनाव भरे, गरीबी में फंसे या गैर बराबरी के भारी तनाव वाले समाज में फिल्म मेकर की ये एक जनरल दिक्कत है और उसको सॉर्ट आउट करने का काम वो खुद करेगा, किसी के कहने से उसकी जिंदगी नहीं चलेगी। लेकिन अगर इस बदले हुए समय में उसकी सिनेमाई भूख वाजिब भूख होगी, उसको दीवाना और पागल करने वाली भूख होगी, तो शायद वो अपनी खोज में अपनी ज़मीन पे इज्जत के साथ तमाम झमेलों के बावजूद खड़ा रहेगा और अपनी खोज करेगा। बॉक्स ऑफिस का सिनेमा अंततः बॉक्स ऑफिस का ही सिनेमा होगा। बड़े स्टार के साथ आप एक खास तरह की फिल्में ही बना सकते हो। आप सिनेमा की खोज उसमें कितना करोगे, उसकी सच्चाई आप सब समझते हैं। बॉक्स ऑफिस से अलग अगर आप इस वाली धारा के बारे में सोचें जिसमें आपको अवतार कौल, आपको जी अरविंदन, जॉन अब्राहम, मणि कौल, कुमार शानी से होते हुए गुरिंदर सिंह तक की जो एक धारा है, जो कहते हैं कि जो मिनिमलिस्टिक अप्रोच है सिनेमा को लेकर, कि अगर किसी दृश्य में संगीत वो काम कर सकता है तो वहाँ छवियों की भरमार करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए वो ज्योमेट्री के कोऑर्डिनेट्स की तरह कहते हैं कि अगर संगीत का एक स्वतंत्र स्थान है और छवियों का अलग कुछ स्थान है, रंगों का कुछ अलग, इन सब चीज़ों का जो इस्तेमाल करके एक जो सिनेमा कहा और बनाया जाता है, उस बारे में जब आप देखते हैं तो क्या पाते हैं कि उसको लेकर जो हमारा आस्वाद है वो क्यों नहीं सक्रिय हो पाता और हम उसको एक सराहनीय मैं शायद इस तरह से कलात्मक और पॉपुलर के फर्क पे भी स्टिक नहीं करना चाहूँगा। मैं इसको अच्छा और इसको बुरा के भेद में उसे बांधने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि तथाकथित भारतीय कला फिल्में बहुत सारी बकवास भी रही हैं। उन्होंने सिनेमाई बुनावट का ऐसा कोई बेहतरीन नमूना हमारे सामने नहीं रखा। हम सिर्फ उसकी इसीलिए तारीफ करें कि उसने कुछ सोशल इश्यूज को कुछ जिम्मेदारी के साथ अपनी फिल्मों में दर्ज किया, इसलिए वो अच्छी फिल्में नहीं हो जाती। मेरा कहने का मतलब ये है कि भारतीय समाज जैसा है और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हुई बड़े बजट की पॉपुलर फिल्मों की दुनिया जिस तरह से एक खास पैटर्न में बंद होती है, उससे बाहर सिनेमाई एक्सप्लोरेशन के बहुत सारे अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। उन रास्तों पे कहीं चैलेंज ज़्यादा होगा, कहीं थोड़ा कम होगा, कहीं आप ऐसी बनावट की फिल्में ही बना सकते हैं जो समाज के बहुत सारे तबकों के बीच भी अपनी जगह बना सके। हमने ये सारे तरीके, सिनेमा की इतनी सारी संगतियों को हमने आज तक ठीक से ट्राई नहीं किया है, तो उसके बारे में हम अभी राय बनाने की शायद स्थिति में है नहीं, मुझे लगता है। लेकिन वो उसका प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, उसको हम सिर्फ कलात्मक फिल्में और बॉक्स ऑफिस फिल्मों के खांचों में न देखें। और इसमें अगर हम मैं अपने एक बहुत ही प्रिय फिल्मकार का नाम न लूं और उसका जिक्र ना आए तो मुझे लगता है इस बातचीत में कुछ कमी रह गई। ऋत्विक घटक के सिनेमा को अगर आप देखें तो मतलब एक आदमी अपना पूरा जीवन उस
सिनेमा के लिए समर्पित कर देता है कि अपनी तरह का एक सिनेमा निकल कर सामने आए। उस धारा का कोई टेकर क्यों नहीं आगे आ पाता, और क्यों हम उसे एक वन ऑफ एक्सपीरियंस की तरह ही देखकर छोड़ देते हैं? आप एक बेसिक बात भूल रहे हैं कि घटक साहब इप्टा से आए थे, प्रगतिशील आंदोलन की प्रमुख कड़ी थे, कम्युनिस्ट पार्टी से उनका संबंध था, और जिन नाटकीय परिस्थितियों में उनका कला जीवन शुरू हुआ, एक्सट्रीम किस्म के सिचुएशंस थे वो, और उनके मौत के वक्त तक भी राजनीतिक जीवन, समाज के राजनीतिक जीवन में हिस्सेदारी की जो एक खास कहानी थी कलाकारों की, मुझे लगता है उसका पटाक्षेप भी काफी पहले हो चुका है। तो घटक की कंटिन्यूटी आज हमको क्यों नहीं दिखती, या उस तरह के दूसरे व्यक्तित्व क्यों हमारे सामने नहीं है, में मुझे लगता है समाज बहुत बदल गया है। समाज में बड़े स्तर पे उसकी सामाजिक जीवन में राजनीति की उपस्थिति का संदर्भ बहुत बदल गया है, और घटक रिपीट नहीं हो सकते। वो उसकी एक हिस्टोरिसिटी है, हमको शायद वैसे देखना चाहिए उसे। चूँकि अब तक की बातचीत में हम इस एक फ्रेज़ को बार बार सुनते आए कि समाज बदल गया है। ज़ाहिर है कि समाज कुछ पहले रहा होगा, क्योंकि आप खुद एक इतिहास के बड़े ही गंभीर अध्येता हैं और छात्र हैं, तो उस नाते हम समाज के उस पहलू पर बात करेंगे। अभी एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातचीत जारी रखते हैं प्रमोद सिंह के साथ, जो कि एक जाने माने लेखक, चित्रकार और सिने चिंतक हैं। देखो सैया बेईमान है जी मनुष्य जन्म को पाए के फिरा 84 फेर। मन से आके बोलो हम देहाती मनई नहीं आता। पूरी बदन ऐसे कांपता था। वो जो थिएटर की जो पहली एंट्री होती थी। कुछ चीज़ें हासिल करने के लिए किसी कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ज़बरदस्त पैशन होना बहुत ज़रूरी है। अम्मा, मैं कैमरामैन बनना चाहता हूँ। तो मेरी दादी को ना बड़ा झटका लगा। उन्होंने बोला बताओ ऐसे दिन आ गए कि हमारे बच्चे अब शादी शूट करेंगे। पीयूष भाई के जैसा एक्टर होने में मुझे बहुत प्राउड महसूस होगा, पर उस लीग का एक्टर बड़ा डेंजरस स्पोर्ट है, मैं उससे बचना चाहूँगा। फैशन में है कोई चीज़ या सब लोग कर रहे हैं इसलिए मैं करूँ, ऐसा मैं नहीं समझती और ऐसा मैं मानती नहीं हूँ, इसलिए करती नहीं हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब। मैं तो हमेशा से आपका प्रोग्राम बहुत देखता हूँ, मुझे बहुत पसंद है, और मैं इस इंतज़ार में था कि शो पे आऊँ, आपसे मुलाकात हो। नए मेहमान, नए बयान। देखिए सीजन 7 एक नई धज के साथ गुफ्तगू, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम में गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज है हमारे साथ प्रमोद सिंह, जो कि एक जाने माने लेखक और सिने विचारक हैं। प्रमोद जी, हम लोग ब्रेक से पहले ये बात कर रहे थे कि समाज में बदलाव आ रहा है, समाज बदल रहा है। बदलते हुए समाज में कला के प्रति जो रिस्पांस होना चाहिए, कला रूपों के प्रति, और तब साथ में सिनेमा भी, तो ये जो रिस्पांस है ये किस तरह बदलता हुआ आपको दिखाई देता है? क्योंकि जावेद अख्तर अपनी बातचीत में कहते हैं कि हमको शिकायत सिनेमा से नहीं है, शिकायत हमको समाज से है। समाज को बदल दीजिए तो सिनेमा बदल जाएगा। तो अगर इस एक फ़िक्रे को भी यहाँ पर बातचीत के रेफरेंस में रखें, और तब बदलते हुए समाज में का जो रिस्पांस है कला के प्रति, अगर उसको देखें तो वो क्या है? जावेद साहब ने कहा होगा, कुछ उनकी समझ होगी
जहाँ तक मुझे समझ में आता है, इस बदलते हुए समाज में और दुनिया के पैमाने पे भी सिनेमा की जो सामाजिक हस्ती थी, अब उसे भी लंबा अरसा हुआ उसकी पॉपुलैरिटी वाइडर कंजम्पशन के स्तर पे, सिनेमा घरों में जाकर फिल्म देखने वाले दर्शकों की संख्या के स्तर पे उसमें हर जगह कमी आई है। लेकिन अब उसके नए नए दूसरे प्लेटफॉर्म बने हैं, टेलीविज़न पे लोग फिल्में देखते हैं। हिंदुस्तान जैसे देश में और दूसरे बहुत सारे पिछड़े देशों में भी अब बहुत सारा कंजम्पशन उसका मोबाइल फ़ोनों पे, स्मार्टफोनों पे होता है। अब सवाल ये है कि किस शक्ल में होता है और किस तरह की फिल्मों का होता है। आमतौर पे इंटरनेट के आने के बाद सामाजिक जो बदलाव हर जगह हुए हैं, उसमें लोगों के सामान्य धीरज में बड़ी कमी आई है। लगातार डिस्ट्रैक्शन जो है वो जीवन जीने का कुछ सहज पैटर्न है। लंबी खबरों से भी और लंबे आलोचनात्मक निबंधों से भी आमतौर पे समाज से बातचीत करना और उसे समझने के जो पुराने तरीके थे, अब बाज मर्तबा बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में उनमें कमी आई है। आप BBC के हिंदी वेबसाइट को भी देखें तो लगता है बड़ी टिप्पणियों की वहाँ कोई हाजिरी नहीं है। हर चीज़ छोटे छोटे कैप्सूल में पेश की जाती है। तो फिल्मों के साथ भी वैसा है, हर जगह लगता है प्राथमिक तौर पे आपका किस किस तरह से मनोरंजन हो सके, तो वो मनोरंजन की एक बड़ी होड़ है। उसमें सब तरह के लोग अपनी अपनी ताकतों के साथ लगे हुए हैं। सिनेमा की जिस शक्ल में हम अभी तक हुई बातचीत में चिंता कर रहे हैं, उसका शायद ये एक पहलू है और सिर्फ मनोरंजन का पहलू है। मुझे नहीं लगता बहुत गंभीर तरीके से उसमें सिनेमा की तफसील और बुनावट के बारे में हम कुछ बात कर सकते हैं ना। मनोरंजन वाली बात तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि चिंतन की एक धारा इस बात को हमेशा नकारती आई है कि सिनेमा का जो रोल होगा वो सिर्फ मनोरंजन होगा। लेकिन सच ये भी है कि चाहे तरह तरह के कला रूपों का जन्म ही ख़ास तौर पर औद्योगिकरण और पूंजीवाद के विकास के बाद हुआ, जिसमें आपके पास जो समय बचा करता था मशीनों के आने के बाद, उसमें आप मनोरंजन के लिए, और मनोरंजन का कोई एक लीनियर रूप नहीं है, वो आनंद तक जाता है। मतलब वो एक सतही हास्य से लेकर एक गहरे अनुभूति के स्तर के आनंद तक जाता है। लेकिन उसका जिस स्तर पर व्यवसायीकरण हो रहा है, हुआ इस बीच में, यानी कि बड़े बड़े फिल्मी सितारे होंगे जिनकी कुछ कीमतें होंगी, यानी कि आउट ऑफ द प्रोपोर्शन और आपकी कल्पना से परे फिल्में कमाई करेंगी, और उसमें जो सिनेमा के जो सिने स्टार्स हैं वो आउट ऑफ द प्रोपोर्शन उनकी फ़ीसें होंगी। तो कला के इस पूरे काम को जो कमोडिफाई करके और उसके साथ ये जो टैग जोड़ने का मामला है, ये इस विकास क्रम में मेरा ख्याल है कि ये कुछ अजीब ही कोई ऐसी परिघटना घटी है जिसमें वो जो एक मनोरंजन सामूहिक रूप से एक किया जाने वाला काम था, वो अब एक कमोडिटी की शक्ल में बदल चुका है और उसमें एक बहुत ही अतार्किक ढंग का व्यवसाय और वो जुड़ गया है। मैं उसको इस तरह से देखूंगा कि सिनेमा का जो सामाजिक आधार था, जिस माहौल में मेरी उम्र के लोग बड़े हुए, वैश्वीकरण के बाद दुनिया जिस तरह से बदली है
वो व्यवसाय के दूसरे क्षेत्रों में भी और आम तौर पे बिजनेस की पूरी दुनिया पे व्यवसायीकरण के जिस तरह के दबाव हैं कि आप सारे रिसोर्सेस, सारी पूंजी सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाने वाली जगहों की तरफ पुश करो, और उसकी वजह से समाजों की जो पुरानी बुनावट थी वो ड्रामेटिकली जैसे डिस्टर्ब हुई है, तो पूरी दुनिया में गैर बराबरी का एक एलिमेंट जो है नाटकीय तरीके से सामाजिक जीवन में आया है। जैसे 30-40 साल पहले किसी मजदूर और उसकी फैक्ट्री का जो सर्वा मैनेजर हुआ करता था, उनकी तनख्वाहों में 20-30% से ज़्यादा का फर्क था नहीं। अब वो 200%, 400%, 800% के जो भयावह फर्क की जनरल कहानी में बदल गया है। उसकी कुछ छाप, उस गैर बराबरी की छाप समाज के दूसरे हलकों से होते होते सिनेमा की दुनिया में क्यों नहीं आएगी, और नहीं आएगी तो ताजुब वाली बात है। तो उसकी वजह से ये बहुत सामान्य बात है कि जो सबसे निचले पाए के मजदूर होंगे, रोज उनके घर जितना पैसा आएगा और जिनकी वजहों से वो फिल्म अपनी पहचान बनाती हैं और बाजार में उनकी हस्ती बनती है, उनके घर जो पैसा आएगा उसमें बहुत नाटकीय फर्क होगा। वो गैर बराबरी की जनरल कहानी है पूरी दुनिया में। उसकी वजह से बहुत सारे नए तनाव पिछले 10-15 सालों में उभरता हम देख रहे हैं। सिनेमा भी उसका हिस्सा है, और भारतीय समाज में तो वैसे भी बहुत गैर बराबरी है, तो सिनेमा में क्यों नहीं होगी। और इसी जो सामाजिक बदलाव की जो कहानी है, उसमें अगर आप एक यूनिट परिवार को देखें जहाँ पर उस फिल्म का उपभोक्ता या भोक्ता जिसका लालन पालन हो रहा होता है, तो किस तरह के कलात्मक संस्कार उसको मिलते हैं जो कहीं जाने अनजाने इस बात को शेप अप करने में भी वो भोक्ता रोल निभाता है। जिसके बारे में 2 छोटे उदाहरणों से मैं इस बात को, अपने सवाल को रखना चाहता हूँ कि मशहूर कला चिंतक और समीक्षक चार्ल्स फाब्री ने कहा कि जो सामान्य मध्यवर्गीय, निम्न मध्यवर्गीय जीवन है, उस जीवन का जो इंटीरियर है वो बहुत ही कला विरोधी है। शब्द उनके बेशक ना रहे हों, लेकिन वो कहते हैं कि तेल लगे चीकट सोफ़े होंगे, दीवारों पर टाइल्स लगी होगी, कुछ बड़े बड़े कैलेंडर लटक रहे होंगे, उनमें कोई रंगों का, आकारों का, स्थान का कोई सुविचारित सज्जा नहीं होगी। इसके बीच में उसका ये कला आस्वाद विकसित हो रहा होता है एक तरफ। दूसरी तरफ एक दूसरे कला चिंतक कहते हैं कि हम चीज़ों को उनके प्रतीकों के संदर्भों के साथ जोड़कर देखने के इस कदर आदी हो गए हैं कि अगर एक बहुत सुंदर कलाकृति हमारे सामने होगी तो हम उसे किसी ईश्वर, किसी भगवान का रूप मानकर पहला काम करेंगे। अब सरस्वती अगर वीणा लेकर किसी एक चित्र में बैठी हुई हैं, अरे कितना सुंदर उसमें कला संयोजन है, रंग हैं, लेकिन हम उसको देखते ही पहला काम करेंगे उसके सामने आंख बंद कर लेंगे। जब हम आंख बंद कर लेते हैं किसी कलाकृति के सामने, और यही हमारी बचपन से ट्रेनिंग होती है, तो हम उसको अप्रिशिएट करने की जो वेरियस फैकल्टीज़ हैं उनको बंद कर लेते हैं। अभी चार्ल्स फाब्री और इस उदाहरण को अगर साथ में रखें और ये सोचें कि आखिरकार भोक्ता तो वही है, चाहे वो पहले के समाज का हो या बदलते हुए समाज का हो, और बदलते हुए समाज में तो शायद और भी बदल गया होगा। इस स्थिति में अगर देखें तो कला, और कला में चूँकि सिनेमा भी शामिल है, तो ये जो रिस्पॉन्स है उसके भोक्ता का, वो क्या है? मुझे मालूम नहीं इस तरह के टेढ़े सवाल का क्या जवाब बनेगा, लेकिन मुझे लगता है आज़ादी के बाद हमारे देश में स्कूलों की जो शिक्षा दी जाती रही है और बहुत सारे संस्थागत जो ढांचे हैं,
जो अंग्रेजों से हमें विरासत में मिले और जिसका हमने बहुत नाटकीय तरीके से अपने समय और देश की ज़रूरतों के हिसाब से रूपांतरण नहीं किया और उसको सामयिक ज़रूरतों के अनुकूल नहीं बनाया, तो उसके बहुत सारे नुकसान और एक बंधी हुई सीमा में शिक्षा से हासिल नागरिक जीवन का क्या अनुभव संसार हो, उसकी जो असलियत है और जो स्कूली शिक्षा हमें समझ देती है, उसके बीच जो फासला बना, उसके बहुत सारे नुकसान हमारे संस्कार में भी अपना असर दिखाएंगे। तो आमतौर पे दूसरे मुल्कों का मुझे इस तरह से नाम लेकर बात करना अभी शायद उसका प्रसंग नहीं है, लेकिन हमारे देश में शिक्षा ने हमको कलात्मक अनुभव की जटिलताओं, नागरिक जीवन की जटिलताओं और सामाजिक एक्सपीरियंस क्या है, उसके रियल फैक्टर्स क्या हैं, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, उसको प्रोसेस करने की जो हमारी समझ दी, उसमें हमारे लिए कभी हिंदी सिनेमा की बुनावट, उसका अनुभव संसार सीरियसली कभी क्वेश्चनेबल नहीं लगा। जो थोड़ा सीरियस इन्वेस्टिगेशन का सवाल कि हमने कभी उसको, जैसे आप देखिए ग्लोबलाइजेशन के बाद जो बड़ा एक्सपोजर हुआ सिनेमा का, और पुराने तरह की फिल्में जो 5-6 कुछ कॉमेडी, कुछ ड्रामा, कुछ म्यूजिक के एलिमेंट्स के साथ पैकेज होती थी, वो धीरे धीरे थोड़ा रूढ़ अर्थों में, ऐसा नहीं कि उनकी उपस्थिति पूरी तरह गायब हो गई है, रूढ़ अर्थों में कुछ हमारे देश में अप्रासंगिक हुए। लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू किया वैसे सिनेमा के बारे में कि हमको थोड़ा और ज्यादा डेंस सिनेमैटिक एक्सपीरियंस चाहिए, हमको कहानी चाहिए। लेकिन जो वाजिब तरीके से सोशल रेलेवेंस की और रियल एक्सपीरियंस की कहानियों का सिनेमाई संसार होना चाहिए, वो हमारी शिक्षा ने, हमारे धर्रे वाले सामाजिक जीवन ने हमको उसके अनुकूल अभी भी ऐसे तैयार नहीं किया है, जहां हम स्थूल बुनावट की चीज़ों को सिरे से खारिज करें और ऐसी चाहना की जिद करें कि भाई हमें अच्छे एक्सपीरियंस की, गहरे एक्सपीरियंस की, मनोरंजन हर कोई चाहता है, मनोरंजन चाहने में कोई खराबी नहीं है। और ये देखना और इस तरह की चाहना करना कि सिनेमा सिर्फ एक बौद्धिक कलात्मक बुनावट की चीज़ है, मेरे तय हास्यास्पद है कि उसमें पैसे लगते हैं, उसका वाइडर इतना सोशल इन्फ्लुएंस है और वो इतनी डायनामिक चीज़ है एक अर्धशिक्षित समाज में, और जहाँ अभी भी विकास एक बहुत बड़ा मसला है, तो वो उसका असर बहुत नाटकीय होता है। तो मनोरंजन तो होना चाहिए, लेकिन मनोरंजन वाजिब तरीके से जीवन के टेढ़े मेढ़े सवालों की परीक्षा, उसकी अंदरूनी यात्राओं का संसार कैसे बने और एक्साइटिंग तरीके का मनोरंजन सिनेमा कैसे पैकेज करे, शायद हम अभी तक उससे रूबरू हुए नहीं। जो एक सीमित तबके में जिस तरह से पैसा आया है, और सिनेमा में बहुत सारा पैसा अलग अलग तरह के लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू किया है, पहले की तरह वो रूढ़
बड़ी बंद सी दुनिया नहीं रही, तो हम एक्सपेक्ट करें कि मनोरंजन की आने वाले दिनों में पैकेजिंग बढ़ेगी और उस अनुभव के साथ लोगों का सिनेमा देखने का तरीका और सिनेमा से उनकी अपेक्षाओं की भी चेंजेस समाज एक्सपीरियंस करेगा। ये बहुत सारा अमूर्तन का संसार है और समाज के बहुत सारे तबकों में गति इस लिहाज से एक्सपेक्टेड है, तो वो पूरे समाज में गति नहीं आएगी, शिक्षा में बहुत सारा बदलाव नहीं आएगा, सोचने के तरीके नहीं बदलेंगे, तो सिनेमा ही अपने तरह से उसको पूरी तरह आंसर नहीं कर सकता। हम उम्मीद करें कि समाज में वो चेतना दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी आएगी और सिनेमा में कुछ चीज़ें बदलेंगी, लोगों के जीवन में कुछ बदलेगा, सिनेमा देखने के तरीके उसके साथ साथ कुछ बदलें। अब चूंकि देखिएगा इसमें दो हिस्से बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तरफ तो वो व्यक्ति या संस्था जो एक कला स्वाद को रच रही है और दूसरी तरफ उसका भोक्ता, और दोनों में अगर एक कोहेरेंस धीरे धीरे समय के साथ नहीं बना तो कोई एक पीछे छूट जाएगा या कोई एक परास्त हो जाएगा। व्यक्तित्व के गठन में जिसमें आपने शिक्षा का भी एक रोल बताया, इसके अलावा अनेक दूसरे ऐतिहासिक फैक्टर्स का उसमें रोल है जिससे व्यक्तित्व का गठन होता है। इसके साथ साथ चूँकि हम एक विकसित होते हुए समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ये जो यात्राओं के ज़रिए एक भौगोलिक स्थान से दूसरे भौगोलिक स्थान पर जाना, संस्कृतियों का जो घुलन मिलन, एक दूसरे के विचारों, आस्थाओं और परंपराओं से जो एक उदारता गिव एंड टेक से आती है, वो सब भी कहीं वो एक्सरसाइज के कम होने, जैसा कि हम अनेक दूसरे देशों में ये देखते हैं कि यात्राएं उनके लिए एक बहुत अनिवार्य, उनकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग का, व्यक्तित्व के गठन का एक बहुत बड़ा हिस्सा होती हैं, क्योंकि वो अफोर्ड कर पाते हैं, इसलिए वो घर से निकलते हैं और अनेक अनिश्चय की स्थितियों में अपने को डालकर एक नया व्यक्तित्व गठित होता है जिसमें दूसरों के प्रति एक उदार हृदय उनके अंदर शायद बनकर सामने आता होगा। क्या हम लोगों के इस भोक्ता में जो कि रेसिप्रोकेट कर रहा होता है किसी नए कला आस्वाद को, उसमें इस सांस्कृतिक घुलन मिलन की कमी भी कोई एक बाधा की तरह सामने आती है? कमी तो है, सीरियसली है। आमतौर पे आप देखें बहुत सारे विकसित समाजों में ही नहीं, हमारी तरह की हैसियत वाले समाजों में भी जो समझ, संवेदना और जो आप जैसे नहीं हैं उनके बीच घूमकर उनके अनुभव संसार को पहचानने की जिज्ञासा के बहुत सारे सिनेमाई उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं। आमतौर पे हमारे यहाँ वो दिक्कत रही है कि जो हमारे जैसे नहीं हैं उनके संसार में जाते ही आप उनको स्टीरियोटाइप करते हो। आप देखें बड़ी बड़ी ऐसे प्रोडक्शन कंपनीज की फिल्में जिनको पैसे की दिक्कत नहीं रही होगी, वो भी अगर किसी दूसरे मुल्क में विकसित अविकसित, मैं उसकी बात नहीं करूँगा, वहाँ जाके अगर कुछ सीन्स शूट करते हैं और लोगों को कास्ट करते हैं तो उनके रियल होने का आग्रह उतना नहीं होता जितना हमारी उस नज़र के अनुकूल चल लेने और काम खत्म कर लेने की बुनावट होती है, जिसमें कोई पश्चिमी या कोई चीनी या कोई नेपाली इसी तरह से दिखेगा जैसे हमने स्थूल रूप में उसकी एक छवि बनाई हुई है। लेकिन चूंकि अब दुनिया पिछले सालों में इतना बदली है और उसके इतने सारे अलग अलग तरह के अनुभव हमारे चाक्षुष और सोचने के संसार में उनकी वैसे भी इतनी आवाजाही होती है, तो अगर हम
दूसरे विकसित कलात्मक अनुभवों के बरक्स अपने को लेकर नहीं चलेंगे तो हम शायद पहले जैसे ही हास्यास्पद बने रहेंगे, न हमारा अनुभव संसार बढ़ेगा और न हमारे कलात्मक अनुभवों में कोई संजीदगी और कोई गहरी संवेदना आएगी। वो शायद बड़ी दिक्कत है हिंदी सिनेमा की, तो सचमुच में बड़ी दिक्कत। अपने से पहचानी हुई दुनिया से बाहर जाते ही वो कुछ या तो बहुत रूढ़ हो जाती है या हास्यास्पद हो जाती है। उसके प्रति उसकी संवेदना जो है वो उसका कुछ कॉमिकल इस्तेमाल करने से अलग कभी भी उसके साथ एक जिम्मेदार साथी के बतौर बर्ताव नहीं करती। ये थोड़ा काफी फनी पहलू है हिंदी सिनेमा का। अब यहाँ से हम बातों का एक सिलसिला थोड़ा सा मोड़ते हैं, और चूँकि चित्रकला और ख़ासतौर पर इलस्ट्रेशंस आपका एक अपना एक बहुत सशक्त फील्ड है जिसमें आपको कोशिश करता रहा हूँ जो भी आप जो बहुत ही अलग तरह का काम आपने करने की जो कोशिश की है, उसमें जो हम लोगों की चित्रों की दुनिया की का जो संस्कार है हमारा, या जो खिड़की हमारी खुलती है, उसमें अगर आप प्रकाशनों को देख लें, पाठ्य पुस्तकों को देख लें, बच्चों की पत्रिकाओं को या बड़ों की भी पत्रिकाओं में जो उसका इलस्ट्रेटिव पार्ट है, उस पर जब आप नज़र डालते हैं तो टेक्नोलॉजी ने आपको तमाम और दूसरे अवसर और संभावनाएं दी हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी ये जो चित्रों की दुनिया है उसको सहज, सरल और ज़्यादा आत्मीय क्या नहीं बना पाते, जिससे हमारा एक चित्र जगत भी कहीं एक संकुचित सा बना रहता है। ये शायद बहुत हद तक अगर हम हिंदी साहित्य के और हिंदी प्रकाशन संसार के संदर्भ में इस सवाल के जवाब को खोजने की कोशिश करें तो शायद इसकी बहुत बड़ी वजह है कि आज़ादी के पहले की दुनिया जो भी रही होगी, मेरा उसका व्यक्तिगत ज्ञान नहीं है, लेकिन आज़ादी के बाद ये प्रकाशन संसार का कामधाम, कारगुजारियां, उनकी बिक्री, उनका इंटरेक्शन का जो भी तरीका रहा होगा, उसके साथ भी ऑलमोस्ट कुछ वही दिक्कत है जो हिंदी सिनेमा की है। उसका सामाजिक इंटरेक्शन या उसका सोशल बेस ठीक से डिफाइन नहीं है और उसका कोई रियल सामाजिक मिल्यू नहीं है जहां चीजें अपना अर्थ ठीक से समझ सकें, असेस कर सकें और कमियां जो हों उनको सुधारने की गुंजाइश बने। हिंदी प्रकाशन संसार का संसार इतना अमूर्त है कि वो कितनी किताब छापते हैं, उनकी खपत कहाँ होती है, कौन उनका पाठक समाज है। अगर आप आज के समय में जब दुनिया में इतना सारा एक्सपोजर हुआ है, आंकड़ों की इतनी आवाजाही है, आज आप जानने की कोशिश करें तो आज भी इसका वाजिब जवाब आपको कहीं मिलेगा नहीं। एक लीगल पैटर्न जो होता है चीज़ों को छापने का, किताब में किस तरह की सूचनाएं दर्ज होनी चाहिए, उसकी भी गुंजाइश या जिम्मेदारी का निर्वहन हिंदी प्रकाशन समाज करता नहीं है। तो वो भी अपने तरह से हिंदी मेनस्ट्रीम सिनेमा की तरह कुछ बंद दुनिया है। उनकी गरज, उनकी समझ, उनकी खपत और उनके खब्द से जो उनको लगता है वाजिब है वो करते हैं या नहीं करते हैं। किताबों का प्रोडक्शन भी आप देखिए, दुनिया में सब जगह चीज़ें इतना बदल गई हैं। हिंदी प्रकाशन संसार का जो प्रोडक्शन
पैटर्न है और उसमें जो क्वालिटी का एलिमेंट है वो नाटकीय रूप से अभी भी बहुत नहीं बदला। तो इलस्ट्रेशन भी उसका एक पहलू होगा ना। अगर समाज में बड़े स्तर पे उसकी गति होती, लोगों से संबंध बनने के बहुत सारे तरीके और उसका एक्सपीरियंस रोज रोज के उसके जीवन का हिस्सा बनता, तो लोगों को बात समझ में आती कि यहाँ हम और अच्छा कैसे कर सकते हैं और अच्छा करने की क्या क्या गुंजाइश है। इसका कोई मौका ही नहीं बनता। तो वो सारे छपने के सारे संसार में हिंदी की जहां जहां खपत होती है, वो कुछ लोगों की समझ और काम कर देने का एक जिम्मा खत्म हो जाए कि अंडरस्टैंडिंग में ही अभी तक एग्जीक्यूट होती है। ऐसा आमतौर पे कभी नहीं होता कि कोई अच्छी किताब भी जो सचमुच अच्छी लिखी गई है उसका प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, आपको पता नहीं होता। वो किसी भी सूरत में हो, वो अब तो प्रूफ की गलतियां भी बहुत सारी रहती हैं। और उसके लिए एक छोटा सा पहलू, जैसे उसको अगर इस तरह से देखें ना, आप इलस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, सोशल साइंस के फील्ड में बहुत सारी मुश्किल किस्म की किताबें भी छपती रहती हैं। दुनिया भर में उस पे बहुत तरह का शोध हुआ है, बहुत तरह की सामग्री की खपत होती है। तो हिंदी में अगर आप सोचें कि किसी ने श्रीलंका के पर्टिकुलर किसी ट्राइब के ऊपर इंटरेस्टिंग कुछ काम किया ना, या जैसे इतिहास में भी, भारतीय इतिहास में भी किसी ने किसी पर्टिकुलर समय की अच्छी गवेषणा की, उसका इन्वेस्टिगेशन किया और उस पर कोई किताब तैयार की, तो आमतौर पे जिस तरह से हिंदी प्रकाशन संसार चलता है, मुझे सीरियसली डाउट है कि उनके संपादकों के भीतर वैसी काबिलियत, वैसी समझ, वैसी संवेदना, वैसा इंटेलेक्चुअल विगर और अंडरस्टैंडिंग हो कि ऐसे टेक्स्ट को वो ठीक से प्रोसेस करें, एडिट करें और पाठकों के लिए तैयार करें। तो आमतौर पे वो सारे जनरल तरीके से अगर हम उस पूरे संसार के बारे में कहना चाहेंगे तो बहुत खानापुरसी वाला नजरिया है और चीजें निकल जाती हैं, छप जाती हैं, छाप दी जाती हैं कि कहीं खप जाएंगी। उसका बड़ा वाइडर सोशल इंटरैक्टिव तरीका नहीं। और अगर दुनिया भर में इलस्ट्रेशंस और पिक्टोरियल प्रोडक्शंस की बात करें, जिसमें अलग अलग तरह की नई विधाएं भी सामने आई, यानी कि बुक पब्लिशिंग में भी चित्रों के इस्तेमाल का एक बहुत ही इनोवेटिव तरीका दुनिया भर में खोजा गया और खोजा जा रहा है। हम लोगों के यहाँ वो एक रस्म अदायगी से ज़्यादा कई बार नहीं होता, उसमें चित्र भी या जो चित्रात्मक प्रस्तुतियाँ भी अपने आप में एक कला का आपको आनंद दे सकती हैं और कम्युनिकेशन का एक अलग प्रस्ताव आपके सामने पेश कर सकती हैं। ये ना होकर वो सिर्फ एक बने बनाए ढांचे में चित्र का एक बहुत सीमित इस्तेमाल, जिससे जो नई प्रतिभाएं भी जो चित्र की दुनिया में कुछ करना चाहती हैं और वो कॉमिक्स और कार्टून और इलस्ट्रेशन से अलग उसको थोड़ा और एक विस्तार देना चाहती हैं, जिससे बात को कहने के लिए चित्रों का इस्तेमाल किया जा सके, हाथ से बनाए हुए चित्रों का। तो इसमें क्या है अनुभव है आपका? मैं सीधे ऐसे उसको देखना चाहूँगा कि आमतौर पे किसी भी क्रिएटिव इनिशिएटिव का, किसी भी ऐसे काम में जो एक दीवानापन होना चाहिए, जो मोहब्बत होनी चाहिए, जो आपके सारे उस काम में झलकेगी, वो मोहब्बत के मामले में हमारे यहाँ बड़ी कंजूसी है। और कोई कहीं भी लगा हो और कुछ भी प्रोड्यूस कर रहा हो, थोड़े समय के बाद वो
जैसा हम हिंदी सिनेमा के बारे में भी बार बार बात करते रहे, असुरक्षा और वो कुछ नौकरी के रिपीटेटिव पैटर्न में फट से तब्दील हो जाती है। अब आज के समय में किसी उदाहरण के लिए हम कहें जॉनी वॉकर पे कोई किताब हो ना, हमारे जो कॉमेडियन थे, या गुरुदत्त पे कोई किताब हो, तो उसको कोई प्रकाशक कैसे छापेगा ना। उसमें बहुत तरह के स्केचेस हो सकते हैं, फिल्मों के स्टिल्स हो सकते हैं ना। उसका जो एक मल्टीमीडिया डिजाइन हो सकता है, जो किताब को हाथ में लेके एक अजीज किस्म की अनुभूति का संसार आपके अंदर बनाए, हो सकता है ऐसा कोई काम अगर हाथ में ले भी, तो आखिर में जब किताब आपके हाथ में आएगी तो शायद जो जिन अरमानों से ये पूरी कसरत शुरू हुई होगी, उसका शायद आपको 40% ही देखने को मिले। क्यों? क्योंकि किताब का आइडिएशन और उस पे की गई मेहनत और उसका फाइनली एग्जीक्यूशन के जो अलग अलग मुकाम हैं, और वहाँ जितनी मोहब्बत और पैशन इन्वेस्टेड होने की ज़रूरत है, उसमें बड़े सारे गड्ढे हैं। और बहुत सारी जगहों में लोग सिर्फ नौकरी कर रहे हैं और काम खत्म हो जाए, वो भूख जो है, जिस दीवानेपन और मोहब्बत की हम बात कर रहे हैं, वो समाज के इन स्पेसिफिक फील्ड्स में भी रोज रोज वो आपका पैशन बना रहे कि नजरिया के बतौर बहुत एग्जिस्ट करता नहीं। करने की जरूरत है, होना चाहिए। होता तो दुनिया बड़ी खूबसूरत लगती, हाथ में किताब लेके हम बहुत सुखी होते। आम तौर पे साल भर में अगर आप 100 किताब हाथ में लें तो शायद 5 किताबें होती हैं जिनको हाथ में लेके आपको खुशी होती है। 95 किताबें ऐसी होती हैं जिनको लगता है काफी लद्दड़ और बेमुरव्वत तरीके से तैयार कर लिया गया है। उसमें आंतरिक बनाने का सुख जो है वो है नहीं। चूँकि आप खुद राज्यसभा टीवी की जो फिल्म है रागदेश, उसको लिखा भी उसको आपने, ख़ास तौर पर ऐतिहासिक विषयों पर, जिनमें किसी ऐतिहासिक कालखंड के बारे में आपको फिल्म लिखनी हो, तो हम लोगों के यहाँ ये जो डॉक्यूमेंटेशन का कि आप 40 साल बाद, 70 साल बाद, 100 साल बाद किसी घटित घटना के कुछ दस्तावेज़ों को निकाल कर उस पर कुछ अपनी कल्पना और कुछ तथ्यों को जोड़कर कोई चीज़ बनाना चाहें, तो ये जो हम लोगों का डॉक्यूमेंटेशन की प्रैक्टिस है, उस पर क्या कुछ आपका नया अनुभव हुआ इस फिल्म को लिखते हुए? मुझे प्राथमिक तौर पे ये अनुभव हुआ कि वो बहुत मेहनत मांगती है, और आम तौर पे जिस तरह से हम काम करते हैं, हम उस मेहनत के आदी नहीं है। तो वो सबक के बतौर आप पूछें तो सिर्फ यही बात समझ में आती है कि ऐसी कोई भी चीज़ जो डॉक्यूमेंटेशन से जुड़ी चीज़ हो, पुराने समयों की अच्छी जांच पड़ताल के इश्यूज जिसमें इन्वॉल्व हो, मेहनत का, स्पेस का जितना हिस्सा आपको मिलता है, शायद उससे ज़्यादा और संजीदगी वो डिमांड करती है, और थोड़ा जिम्मेदारी आपको मॉडेस्ट बनाती है। हमने ठीक अपनी जिम्मेदारी किस तरह से निभाई, वो तो फिल्म और टेलीविज़न पे उसे देख के लोग अपनी राय बताएंगे। और बातचीत के इस हिस्से में अब हम वहाँ आ पहुँचे हैं
जब हम बातचीत को रैप अप करेंगे, लेकिन उससे पहले अब तक हुई पूरी बातचीत को एक बार फिर रेट्रोस्पेक्ट में जाकर देखते हुए अगर आप उसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं और चाहते हैं कि कोई चीज़ मिसअंडरस्टूड ना रह गई हो आपके बयान में, तो ये मौका है जब आप इन सारी कही हुई बातों में कुछ ये बदलाव ना सही तो अपनी तरफ से अपने संतोष के स्तर पर कोई बात कह सकते हैं। मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि आमतौर पे मेरी पढ़ने उड़ने में दिलचस्पी है और फिल्मों को मैं 5 साल की उम्र से देखता रहा हूँ। मेन स्ट्रीम की फिल्में देखी, ऐसी फिल्में देखी जिसका क ख ग भी मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन देखता था इसलिए कि सिनेमा को देखना अच्छा लगता था। तो मेरे संबंध बड़े पुराने हैं। अब उसमें हिंदी सिनेमा के प्रति बहुत सारे मामलों में मेरी राय जो तीखी लगती है, तल्ख लगती है, बहुत क्रिटिसाइजिंग लगती है, उसका इससे ये जो पुराना संबंध है उसकी रोशनी में उसको देखा जाना चाहिए और इस उम्मीद के साथ देखा जाना चाहिए कि मुझे लगता है भारतीय जीवन जैसा है और हिंदी समाज भी जितना वैविध्यपूर्ण और नाटकीय अनुभवों के किस्सों को समेटे हुए है, उसमें मुझे लगता है हिंदी फिल्में जिस रोचकताओं में और इंटरटेनमेंट के पैकेजिंग में भी बनती रह सकती है, उस संभावना को हमने अभी भी ठीक से क्लेम नहीं किया है। तो ये आने वाले समयों में हम कैसे उस रास्ते पे थोड़ा एक संजीदा, संवेदनशील, कलात्मक संभावनाओं को खंगालने की पूरी जिजीविषा के साथ और इंटरटेनमेंट के साथ कैसे क्लेम करें, मैं इसकी कामना करता हूं। और हिंदी सिनेमा से सिर्फ तल्ख ही हूं, उसे ऐसे न देखा जाए बस। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी, आपने हमारे लिए इतना समय दिया। ये थे प्रमोद सिंह, जो कि एक जाने माने लेखक, सिने चिंतक और चित्रकार हैं। कुछ कहना चाहते हो प्रोग्राम गुफ्तगू के इस एपिसोड के बारे में तो हमें ज़रूर लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर।